बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज का ये जो दिन है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, रोटी का कोई यारो धर्म का चश्मा उठा के देखो, इंसानियत जिंदा है तो मजहब की कोई बात नहीं होती। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। यारो धर्म का चश्मा उठाकर देखो, आज हमारा संविधान खतरे में है। एक बार हम अपने लिए ताली बजाएंगे, सभी के लिए बहुत जोर से ताली बजाइए आप लोग। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हैं। मैंने 4 लाइनों में बता दिया कि धर्म का चश्मा उठाकर देखो, आज हमारा संविधान खतरा में है। बहुत दर्दनाक बात है, आप लोगों को लगता होगा, और आज हमारा संविधान खतरे में है तो हम भी खतरे में ही हैं। आप ये मत सोचो कि हम आज़ाद हैं या हम खुश दिल हैं। हमारे भारत देश में 2 संविधान है आज भी, जिसमें हम जी रहे हैं, और हमारा जो संविधान है उसको ख़त्म करने का काम कर रहा है हमारा दुश्मन। जिस संविधान से हमें बराबर सेकुलर का अधिकार देता है, वो संविधान खत्म किया जा रहा है दिन रात में। हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, इसमें जात पात कोई नहीं देखता है, इसमें सबको इक्वल अधिकार देता है। और उसी की वजह से आज हमें कुर्सी में बैठने की जगह मिली है। अगर जो वो नहीं होती तो पहले वक्ता भाई बोल रहे थे कि हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगी हुई होती, और हम इतनी आसानी से इन बातों को सुन नहीं सकते। जैसे किसान को ले लो, अगर जो ऊंचा नीचा खेत है तो क्या फसल अच्छी उगेगी उसमें? नहीं उगेगी। जहाँ अच्छी भूमि है वहाँ अच्छा फसल आएगा, जहाँ ऊंचा है पानी खाद नहीं मिल रहा वहाँ पे फसल नहीं होगी। तो ऐसी जो मनुस्मृति में है उसमें ऊंचे नीचे का दर्जा दिया गया है, केवल ये इंडिया में है। बाकी आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको जात धर्म का कोई लेबल नहीं मिलेगा, हर एक आदमी एक इंसान है। कहीं कहीं गोरे काले की लड़ाई आज भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि इंडिया में है। जब एक खेत ऊंचा नीचा अच्छी फसल नहीं दे सकती, तो आप सोचो इंसानों के बीच में जब हम खाई और ऊंचाई की लेबल लगा देंगे तो इंसान में बराबरी कैसे आएगी? नहीं आ सकती है। उसके लिए हमें जानना होगा, हमारे संविधान को बचाना पड़ेगा, जिससे हमें जीने और बोलने का अधिकार मिलता है। साथियों, बहुत दुख लगता है कहते हुए, अखबारों की स्याही सूखती नहीं, अगले दिन नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। बहुत दुख लगता है, क्योंकि हर टाइम अगर जो बलात्कारों की संख्या सुनते रहते हैं तो वाकई में हम महिलाओं का जीने का मन नहीं करता है। इससे अच्छा कोई हमें बलात्कार करे, कोई हमारे अंग को काटे फेंके, इससे अच्छा तो हम अपने आप मर जाना अच्छा समझेंगे। कम से कम अपने आप मरने से हम बलात्कारियों से बच जाएंगे। हमें पता नहीं लगती है, किसी पुरुष और भाई के माथे पे लिखा नहीं होता है कि कौन आदमी कब हमें बलात्कार कर देगा। मुझे बहुत दुख लगता है जब अपनी माता और बहनों की खबरें सुनती हूँ। क्या हमारी वो बहन तड़पती नहीं होंगी, कहती नहीं होंगी मुझे बचाओ, भैया छोड़ दो, चाचा छोड़ दो? क्या आप लोग के घर में बहन बेटी नहीं है? हमारा कलेजा फट जाता है वाकई में। और जितना बलात्कार अपने उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा। अभी नई नई खबर दिल्ली की है, जो लड़की डीएम कार्यालय में काम करती हो, कांस्टेबल हो, पुलिस की वर्दी में होती हो, उसके नेम प्लेट हो, और हमारी ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है।
हम लाल पीले साड़ियाँ पहन के कैसे सुरक्षित रह लेंगे? बताओ मेरे भाइयों, आप परिवार से आते हो, आप भी फैमिली समाज में रहते हो, कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं हम लोग? 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उन्होंने बनाया था कि ब्राह्मण जज नहीं बनेगा, और उन्होंने ये भी कह दिया था ब्राह्मण का जो न्याय है, जो चरित्र है, वो न्याय चरित्र नहीं है, वो जाति और धर्म के नाम पे न्याय करते हैं। और उनको 1919 में रोक दिया था। वो गोरे अंग्रेज थे जो 1919 में रोक दिया था। आज कौन सी सन चल रही है? 2021 चल रही है। आज के टाइम में हर जगह देखिए कौन जज है? ब्राह्मण जज है। आईएएस कौन है? ब्राह्मण है। एवरी जगह अभी 4 महिलाओं की नियुक्ति हुई है जजों की। एक बढ़ोतरी कर दिया इन लोगों ने। भाई ब्राह्मण पुरुष होता था जज के लेवल पे, लेकिन उस कुर्सी पे 4 ब्राह्मण महिलाओं को दे दिया। आप बताइए कैसे हमें न्याय मिलेगा? अगर जो उस जगह में एक एससी की भी होती, एसटी की भी होती, माइनॉरिटी की भी होती और एक स्वर्ण की भी होती तो हमारा संविधान का कानून होता। लेकिन यहाँ पे मनुस्मृति काम कर रहा और हम लोगों को पता नहीं है। साथियों, हम लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। आंदोलन होता है तो बुलावा नहीं दिया जाता है। अभी मैं गई थी, थोड़ा सा बाहर गई थी 2 मिनट के लिए। मैंने देखी है लोग इधर उधर खड़े होकर बात सुन रहे। मैंने कही कुछ महिलाओं से, बहन आप लोग उधर जाके बैठ के सुनो, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा। मुझे अभी एक बहन ने कहा कि मैडम जी इधर सरकारी स्कूल नहीं है, इधर एक स्कूल खुलवा दो। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन हमारी बहन को ये नहीं पता है कि हम कौन लोग हैं। मैंने उस बहन से कहा हम आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हो, स्कूल तो नहीं खोल सकते भाई, हमारे जीने का अधिकार ही खत्म हो रहा था, हम बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हैं? हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और डीएम कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो हमें तो दुख लगता है इस बात का। भाई कहीं पार्क में, कहीं सड़क में, कहीं होटल में अगर जो उसके साथ गलत हो रहा, मैं 1 मिनट मान सकती हूँ, लेकिन डीएम के साथ काम करती हुई कांस्टेबल को ऐसे करना अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत दुख है। हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि जो ऐसे लोगों के हाथ में शासन है कि शांति और अमन चाहते नहीं हैं। साथियों, हमें जात धर्म का चश्मा हटा के फेंकना होगा। आप आज निर्णय ले लो, किसी की बहन बेटी हमारी है, चाहे रास्ते पे जा रही हो, गली में जा रही हो, अपनी बहन बेटी समझेंगे तो हमारे भारत देश की हर एक बहन बेटी बचेगी। जैसे हम अपनी बहन बेटी को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हम समाज में हम ही लोगों को करना पड़ेगा। हम कैसी माताएं बहनें हैं, कैसा समाज बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी हैं अभी एमपी एमएलए बन के चले जाएंगे, संसद में बैठ भी जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ऐसे लोग को क्यों वोट देना? भाई हमारी समस्या का समाधान होनी चाहिए, और आप वहाँ तक भी जाके और हमारी बात नहीं रखते हो तो हमें क्या फ़ायदा है? बाबा साहब हर टाइम इस बात से रोते थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे बाबा साहब को हर टाइम धोखा दिया था, हर टाइम उनका दिल दुखाया था और वो बेचारे अकेले संघर्ष करते रहे। और हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ सकते हैं भाई? अगर जो आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे साथ देंगे, आगे कैसे आएंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहनों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, हमारा एक बहुजन मुक्ति पार्टी है, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के देता है कि अगर जो उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो हमारा गरीब से गरीब भाई है उसको ई रिक्शा भी दिया जाएगा फ्री में, और उसको बीमार होता है तो सरकारी हॉस्पिटल से निःशुल्क दवाई का भी प्रबंध किया जाएगा। दूसरी बात, हमारी महिलाओं पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, कुछ दूरी के जगह में गांव के बीच में महिला थाना तैयार होगा। महिला थाना तैयार में केवल उसमें महिलाएं तैनात होएंगी और महिला की सुरक्षा महिलाएं करेंगी, पुलिस नहीं रहेंगे उसमें, फीमेल लोग।
दूसरी बात, अगर जो हमारी कोई बहन बेटी लाचार है, परेशान है, विधवा है, उसको बच्चे रोटी नहीं देते हैं या उसका मान सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारी ये पार्टी 1000 रुपया पेंशन के रूप में उस बहन को और माता को हेल्प भी करेगी। यही तक नहीं, समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा आपको। समान शिक्षा का मतलब होता है जिस क्लास में एक नौकर का लड़का, एक गरीब का लड़का पढ़ेगा, उसी में एक डीएम का लड़का भी पढ़ेगा। सिलेबस एक होएगा, वो फायदा किसको होएगा? हम गरीब लोगों को होएगा। अगर जो डीएम का लड़का हमारे बच्चों के साथ बैठेगा और टीचर ने बढ़िया से नहीं पढ़ाई, तो अगले दिन टीचर की छुट्टी हो जाएगी, तो टीचर भी संभल जाएंगे और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। दूसरी बात, जो ओबीसी के लोग हैं 52% है, वो तो 1931 की जनगणना है जो अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन आज के टाइम होएगा तो 65% होएगा वो। तो उनकी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे ब्राह्मण लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि जाति आधारित जनगणना होएगी तो ये 3% लोग हैं, ये एक गांव का मेंबर नहीं बन सकते, एक गांव का सरपंच नहीं बन सकते, तो ये सीएम पीएम देश को कैसे बन सकते हैं? तो इस वजह से ये नेहरू ने कानून बना के जनगणना का काम बंद किया था और हम लोगों को और नीचे गिराने के लिए इन्हें जात धर्म में बांट दिया। अभी क्या करेंगे? हम लोगों को तालिबान बताएंगे और पाकिस्तान बताएंगे और अफगानिस्तान, दुनिया भर के मुद्दे लाने शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया कि ये लोग कुछ भी कहेंगे, आपको अपनी जाति आधारित जनगणना पे ही अटे रहना है। अगर जो आपकी आप नहीं लगे तो 2031 तक के लिए आप इंतजार करो। 314 आईएएस बच्चे थे ओबीसी के और उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने रोक दिया। क्या आज हमारे 314 ओबीसी के बच्चे होते तो आधा उत्तर प्रदेश में डीएम होते, और आधे डीएम होने का मतलब आप सोचो ओबीसी व्यक्ति कितना आगे बढ़ता। मैं ज्यादा न बोल के अपनी बात को एक बात कह के खत्म करूंगी। ये लोग कहते हैं मुसलमान को CAA समझ में नहीं आया, और ये कहते हैं किसान को कहते हैं कि 3 काले कानून इनको समझ में नहीं आया, फायदा उसको। ये कहते हैं 370 हटा दिया और उसका फायदा इन लोगों को नहीं पता। व्यापारियों से कहते हैं ये लोग जीएसटी लागू कर दिया, इसका फायदा आप लोग को नहीं पता। अरे हम पूछते हैं ये बीजेपी के लोग कौन सा ग्रह से आए हैं जो सारे फायदा इन्हें ही पता लगती है और 85% मूल निवासियों को पता नहीं लगती है? बताइए, आप लोग ज्यादा जानकार हो तो बताइए क्यों देश में इतनी आफत काट रखे हैं। साथियों, आप धर्म के ऊपर मत जाइए, मैं बार बार कहूंगी आप एक हो जाइए। और मैं आप लोगों से अपील करूंगी, इस मंच राष्ट्रीय किसान मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंच से मैं एक गवर्नमेंट से मांग करती हूं कि जो भी हमारी बहन सभ्या को ये डीएम कार्यालय में से उठाया गया है और उसके साथ रेप हुआ है, उन लोगों को इस मंच से मांग करती हूं गवर्नमेंट से कि उनको सीधा फांसी हो बिना पूछे। क्योंकि अगर जो खुले में चौराहे पे फांसी होती है या ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हमारे देश के युवा डरे गलत करने से, अगर जो 1-2 को चौराहे पे फांसी हो जाती है तो 10 बच्चे डरेंगे कि हम किसी बहन बेटी के साथ नहीं करेंगे। इस चीज की मांग इस मंच से कहते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप किसी जात धर्म में मत बांटो। हमारे भाइयों ने पहले ही बता दिया हम डीएनए के एक भाई बहन हैं, इसलिए जात पातों में मत ध्यान दो। टेस्ट करवाइए, डीएनए पता लग जाएगी। एनआरसी लागू करना है, डीएनए आधार पे आप एनआरसी लागू करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। धन्यवाद, आभार, जय मूल निवासी।